दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आज का जो लेक्चर होगा वो इतने सारे हम लोग टॉपिक पर जर्नल बनाना सीखेंगे, ये सारे टॉपिक पर। अब एबनॉर्मल लॉस की यदि हम बात करें तो लॉस जिसको हम लोग हानि कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि लॉस है क्या, हानि हम लोग किसे कहते हैं। लॉस और एक्सपेंसेस में अंतर है, लॉस और एक्सपेंसेस में अंतर है। हानि वह होती है जो किसी के दबाव में आने के कारण, प्रेशर में आने के कारण करना पड़ता है, या फिर हानि वह होती है जो हम अनिच्छा, यानी जी हाँ, बिना इच्छा के हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं। ऐसा एक्सपेंसेस, ऐसा खर्च जो किसी के दबाव में आने के कारण या फिर बिना इच्छा का यदि हम वो खर्च करते हैं, या हमारे पास से अमाउंट चला जाता है, पैसा चला जाता है जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, और हानि में सिवाय दुख के सिवाय गम के कुछ भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में जा रहे हैं, पैसा लेकर के पॉकेट से पैसा कट गया, सिवाय गम के कुछ भी नहीं मिला। घर में चोरी हो गई, सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला। कारखाने में या ऑफिस में किसी स्टाफ ने घपला कर दिया, पैसा चोरी कर लिया, कैश चोरी कर लिया, माल चोरी कर लिया, सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में माल से लदा हुआ ट्रक एक्सीडेंट कर गया, लॉस हो गया, सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। तो हानि वह होती है जिसमें हमें सिवाय दुख के, सिवाय गम के कुछ नहीं मिलता है, और हम किसी के दबाव में आने के कारण, प्रेशर में आने के कारण, या फिर अनिच्छा से, जिसकी हमें कोई आशा नहीं रहती है, तो अनिच्छा से या बिना किसी आशा के यदि इस तरह के खर्च हो जाए जो करने की हमें इच्छा ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। ठीक, तो ये जो लॉस है, ये लॉस दो प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है सामान्य हानि, ठीक, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है असामान्य हानि। ऐसा लॉस, जरा समझे नॉर्मल लॉस के बारे में। ऐसा लॉस जो सामान्य रूप से बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी ऐसा लॉस जो बिजनेस को ऑपरेट करते समय, व्यवसाय को चलाते समय किसी न किसी कारण से नॉर्मली हो जाता है। लाख सावधानी बरतने के बावजूद भी इस तरह की हानि हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस जो है वो बिजनेस के नेचर से चार्ज होता है। अब जैसे मान लो कि यदि हम चावल का बिजनेस करते हैं और गोडाउन में 100 बोरी चावल रखा हुआ है, 100 बोरी चावल रखा हुआ है, और कुछ बोरी, नीचे वाला बोरी वेस्टेज चला जाता है, सड़ जाता है, नमी खा जाती है उसमें, कुछ चूहे लोग काट देते हैं, चूहा को लोग ही कहें हम लोग, तो कुछ चूहा काट दिया, कुछ में दीमक लग गया, कुछ में
किसी कारणवश नमी आने के कारण खराब हो गया, ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल का मतलब हो गया सामान्य हानि है, इतना इतना हो जाता है। जैसे आप तेल का बिजनेस करते हो तो तेल मापते समय, मेजरमेंट करते समय या तेल बेचते समय कुछ तेल नीचे जमीन पर भी गिर जाता होगा, बोतल में डालते समय या पिपो में डालते समय या कनस्तर में डालते समय कुछ तेल गिर जाता होगा। आप कोयले का बिजनेस करते हो, सपोज करो, तो कोयला आप यदि इंपोर्ट करते हो, बाहर से मंगवाते हो, दूसरे राज्य से कोयला मंगवाते हो, तो ट्रक पर जब रास्ते में चलती है, ट्रक हमारे यहाँ पहुँचती है, तो उबड़ खाबड़ होने के कारण ट्रक जो जर्क मारती है, इसके कारण से कोयला चूर होता है और हवा में भी कितना कोयला हमारा डस्टिंग होकर के बर्बाद चला जाता है। ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल का मतलब सामान्य हानि है, जो कि हमारे बिजनेस के नेचर से चार्ज होती है। हमारा जिस तरह का बिजनेस रहेगा उसी तरह का लॉस भी होगा, सामान्य हानि है, होना ही होना है। तो नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं किया जाता है। हम अपने बिजनेस में नॉर्मल लॉस के लिए कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, किसी भी तरह का जर्नल नहीं करते हैं, हम अपने बुक्स में नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं करते हैं। अब आ जाए एबनॉर्मल लॉस क्या है। एबनॉर्मल लॉस असामान्य हानि वह हानि है जो अनिच्छा या किसी अप्रिय घटना, जो किसी घटना के घटने के कारण उत्पन्न होता है। इस तरह के लॉस का चांसेस पहले से नहीं रहता है, पहले से मालूम नहीं रहता। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ऐसा घटना जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना तक नहीं किया होगा, उस तरह की घटना घटती है और फिर हमें लॉस हो जाती है। जैसे बाढ़ आ जाने के कारण माल की क्षति। अब बाढ़ आ गई, एकाएक हमारे गोडाउन में माल रखा हुआ था, बाढ़ का पानी मेरे गोडाउन में घुस गया, मेरा सारा माल गुड्स खराब हो गया। इसको क्या कहोगे? फ्लडिंग लॉस है, बाढ़ आने के कारण हानि है। ये एक अप्रिय घटना है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। भूकंप आ जाने के कारण माल की हानि, चोरी हो जाने के कारण माल की हानि, रास्ते में एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाने के कारण माल की क्षति, माल लूट जाना। तो ये सारे जितने भी लॉसेज हैं वो सभी किसी घटना के घटने पर, ऐसा घटना जिसके बारे में अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था, मेरी इच्छा तक नहीं थी, इस तरह की घटना घटने के कारण जो लॉस हो जाता है, इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग बुक में लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हम लोग करते हैं, यानी इसका हम लोग जर्नल करेंगे, अपने बुक में लिखेंगे। और एबनॉर्मल लॉस को यदि हम अपने बुक में लिखते हैं तो इसको हम लोग कॉस्ट पर लिखते हैं। कॉस्ट का मतलब हो गया लागत। जितने की वस्तु क्षति होती है, जितने माल की क्षति होती है, हानि होती है, नुकसान होती है, हम उतने माल के लागत का एंट्री करते हैं, सेलिंग प्राइस का एंट्री नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे गोडाउन में 80,000 रुपये कॉस्ट का माल पड़ा हुआ था, लागत का माल पड़ा हुआ था हमारे गोडाउन में, और इस 80,000 रुपये के माल को हम 1 लाख रुपया में सेल्स करते हैं। 80 लाख रुपए के माल को हम लोग कितने में सेल्स करते हैं? 1 लाख में। तो जो माल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ था उसकी कीमत 80,000 रुपये थी। लागत का मतलब हो गया रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के कारखाने में तैयार करने और बेचने तक का जितना भी खर्चा होता है, यानी पैकिंग करने तक का जितना भी खर्चा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लागत। तो वस्तु खरीदने तक का जो कॉस्टिंग था वो 80,000 था, तो 80,000 रुपये लागत का माल पड़ा हुआ था, और इसको बाजार में यदि हम अपने ग्राहकों के हाथ बेचते तो 1 लाख रुपया वसूल होता। 20,000 इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ, सेल्स में प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन लागत में प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो हम जो यहाँ पर एंट्री करेंगे एबनॉर्मल लॉस का, हमारे गोडाउन में पानी इन कर गया, फ्लड वाला पानी, बाढ़ वाला पानी इन कर गया, और तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया या 80,000 रुपये का माल नष्ट हो गया। हम यहाँ पर कॉस्ट को लेंगे, 80,000 रुपया का माल नष्ट हो गया और इसका एंट्री हम लोग कॉस्ट पर करेंगे, सेलिंग प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलो, तो एबनॉर्मल लॉस, इस लॉस का नेचर क्या है? इस लॉस का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ये नाम मात्र का खाता है। कौन सा खाता है ये?
नाम मात्र का खाता है। चलो, इसका एंट्री हम लोग किस प्रकार करेंगे जर्नल में? चलो यहां पर देखेंगे, यदि माल आग से नष्ट हो जाता है, मेरे गोडाउन में आग लग जाती है, तो यदि माल आग से नष्ट हो जाता है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉस को डेबिट करे और इनकम को क्रेडिट करे। ये लॉस है, और जितने प्रकार के लॉस होंगे, एबनॉर्मल लॉस होंगे, सारे लॉस को अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट किया जाएगा। तो यदि माल आग से नष्ट हो जाएगा तो लॉस बाय फायर को हम लोग डेबिट करेंगे। क्या? यदि माल चोरी हो जाती है, हमारा गुड्स यदि चोरी हो जाती है, चोर चोरी करके ले जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। यदि माल हमारी चोरी नहीं होती है, माल रास्ते में नष्ट हो जाती है, रास्ते में नष्ट हो जाना बाय एक्सीडेंट करने के कारण, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लॉस इन ट्रांजिट लिखेंगे। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ठीक। यदि माल हम दान में दे देते हैं, चैरिटी, हमारे दुकान या हमारे बिजनेस में कोई चंदा या दान लेने के लिए आया, और दान भी एक प्रकार का लॉस है, ये खर्च नहीं है व्यवसाय का, इससे व्यवसाय को कुछ इनकम होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिससे व्यापार को कुछ इनकम होता है, व्यापार को कुछ प्रॉफिट होता है उससे, तो ये बिजनेस का खर्च मान लेते हैं। लेकिन कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिससे व्यापार के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मीन्स उससे व्यापार का कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग लॉस ही कहेंगे, लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। यदि हम व्यापार का कुछ माल डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉस बाय चैरिटी, या सीधे लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, सीधे लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक। कभी कभी व्यापार की कुछ वस्तुएं हम लोग खुद के प्रयोग में, जिन वस्तुओं का हम व्यापार कर रहे हैं, और यदि उस वस्तु की हमें ज़रूरत होती है, हम खुद बिजनेस के ऑनर है, यदि उस वस्तु की हमें खुद ज़रूरत होती है, तो क्या वो हम किसी दूसरे दुकान से जाएंगे खरीदने के लिए? मेरे खुद की दुकान में पड़ा हुआ है, खुद के बिजनेस में पड़ा हुआ है। तो कभी कभी हम व्यापार की वस्तुएं, जिस वस्तु का व्यापार हो रहा है, यदि वो वस्तु हम अपने व्यापार से निकाल लेते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग, ठीक। अपने प्रयोग, खुद के निजी प्रयोग में व्यापार का माल यदि खुद के निजी प्रयोग में यदि हम लेते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यदि व्यापार का कुछ माल सैंपलिंग, फ्री सैंपलिंग का मतलब होता है मुफ्त नमूने के रूप में यदि हम बांट देते हैं बिना पैसे का, फ्री में, वो तो एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, वैसे एबनॉर्मल लॉस की गिनती में नहीं हम इसको रखेंगे, लेकिन इसमें व्यापार का गुड्स हमारे यहाँ से चला जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, नमूने के रूप में बांटना। तो ये सभी या तो इसमें से कुछ व्यापार के खर्चे हैं, तो कुछ व्यापार के लॉस है। अब जैसे मान लो लॉस बाय फायर, ये व्यापार के लिए हानि है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फ्लड यानी बाढ़ से हानि, लॉस बाय चैरिटी मालदान में देना, और ये जो आप देख रहे हो व्यापार का माल सैंपल के रूप में बांटना, ये लॉस नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस इसको कहा जाए एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इन सभी में हमारे यहाँ से यदि ये सब रहेगा तो सबको डेबिट करेंगे, और इन सभी में हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, यदि गुड्स जा रहा है, हमारे व्यापार से यदि माल निकल रहा है, व्यापार की वस्तु निकल रही है,
अब जैसे व्यापार की वस्तु आग से नष्ट हो गई, व्यापार की वस्तु आग से नष्ट हो गई, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यदि व्यापार का माल बिकता है, जरा सुने, यदि व्यापार के माल को हम बेचते हैं तो इसको हम लोग सेल्स में रखेंगे। गुड्स को मैंने 5 कैटेगरी में बांटा था, याद है? जो वस्तु व्यापार में बेचने के लिए खरीदी जाती है उसके लिए हम लोग परचेज का यूज करते हैं। वही वस्तु यदि मार्केट में बेची जाती है इसके लिए हम सेल्स का यूज करते हैं। बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आता है, बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आता है, इसके लिए हम लोग सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड का यूज करते हैं। खरीदा हुआ माल यदि हम वापस करते हैं तो इसके लिए परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड का यूज करते हैं। और जो माल हमारे पास बच जाता है, नहीं बिकता, उसके लिए हम लोग स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक, बस इससे ज़्यादा हम लोग किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते हैं गुड्स में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा कि कुछ वस्तुएं जो मैंने खरीद करके लाई वो बिकी नहीं, फिर भी हमारे व्यापार से निकल गई किसी न किसी कारण से। वो वस्तुएं बिकी नहीं, यदि बिकती तो मैं सेल्स कर देता, यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट कर देता। क्या ये जो वस्तुएं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, चैरिटी, इन सभी में जो वस्तुएं जा रही है, क्या पैसा दे करके जा रही है? क्या इसके बदले में पैसा आ रहा है? क्या चैरिटी में मैंने जिसको माल दिया तो क्या वो पैसा दे करके दान लिया होगा? क्या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, चोर चोरी करने के लिए जो माल आया तो माल उठा करके उतने का पैसा रख करके गया होगा क्या? नहीं, तो इसके बदले में तो पैसा नहीं गया, मतलब पैसा आया नहीं, इसलिए यहाँ पर सेल्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा परचेज किया हुआ माल, गुड्स जो मैंने खरीदा है वो मेरे यहाँ से चला गया बिना कैश पाए हुए। इस सब के बदले में कैश नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, यूं ही मेरे यहाँ से जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर परचेज का यूज करेंगे। यदि व्यापार की वस्तु बिना पैसा आए व्यापार से निकल रहा हो या नष्ट हो रहा हो तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? और मान लेते हैं कि माल न जाकर के व्यापार का कैश चोरी हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, व्यापार का नगद भी जल जाता है। जब आग लग जाती है तो कुछ कैश भी व्यापार में पड़ा हुआ रहता है, वो भी जल जाता है। व्यापार का कैश भी चोरी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट डालेंगे। ठीक, यानी यदि माल नष्ट होता है तो परचेज, यदि रोकर नष्ट होता है तो कैश। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो कि एक कर्मचारी ने हमारे यहाँ से 500 रुपया और 2000 का माल चोरी कर लिया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट माल चोरी में, टू कैश अकाउंट नगद चोरी में। समझ में आ गई बात? तो हमारे यहाँ से सिर्फ माल जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट, माल के अलावा कैश जा रहा है तो परचेज के अलावा कैश भी हम लोग डालेंगे। ठीक है जी हाँ, कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। चलो अब हम लोग चलेंगे बैड डेब्ट्स पे, मिटा दें इसको। यदि हम किसी को उपहार में वस्तु देते हैं, गिफ्ट में वस्तु देते हैं, दोस्त को ही उपहार में मैंने कोई वस्तु दिया, तो उपहार जो है वो मेरे व्यापार का खर्चा नहीं है, वो मेरा निजी खर्च है। निजी खर्च है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करें। किसी को उपहार में देना, वस्तु देना, मित्र को उपहार में वस्तु देना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करें। ये व्यापार का खर्च नहीं है, व्यापार का लॉस नहीं है, हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है। मिटा दूं? लिख लिया? जल्दी करें। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं बैड डेब्ट्स पर।
बैड डेब्ट्स। बैड मीन्स बुरा और डेप्ट मीन्स कर्ज। बैड मीन्स बुरा और डेप्ट मीन्स कर्ज। चलो एबनॉर्मल लॉस हो गया, मैं मिटा दूं एबनॉर्मल लॉस को। अब आते हैं हम लोग बैड डेप्ट्स। बैड मीन्स बुरा और डेप्ट्स मीन्स कर्ज, यानी ऐसा कर्ज जो डूब गया, जिसको वसूल होने का एक्सेप्टेशन आप ना करो, जो अब वसूल नहीं होगा, जो रिकवरेबल नहीं होगा। यदि मेरे व्यापार का रुपया किसी दूसरे ग्राहक पर ड्यूज है, बाकी है, बहुत से कारण से बाकी हो सकता है, कर्ज देने के कारण बाकी हो सकता है, उधार माल बेचने के कारण बाकी हो सकता है। यदि हमारा व्यापार उधार माल बेचता है किसी ग्राहक को और उस ग्राहक से पैसा, उस ग्राहक के ऊपर जितना ड्यूज अमाउंट है, बाकी रुपया है, किसी कारणवश वसूल नहीं हो पाता है और वसूल होने का कोई उम्मीद भी ना हो आगे, तो ऐसे रुपये को हम लोग, ऐसे बकाया राशि को हम लोग क्या मान लेते हैं? डूबत ऋण। ऐसे बकाया राशि को हम लोग क्या मान लेते हैं? डूबत ऋण मान लेते हैं। इसको हम लोग अप्राप्य ऋण भी कहते हैं। अप्राप्य ऋण, अ का मतलब नहीं, प्राप्य का मतलब प्राप्त होने वाला, यानी ऐसा कर्ज, ऐसा बकाया राशि जो प्राप्त नहीं होने वाला हो, जो ग्राहक से वसूल नहीं हो सकता हो, ऐसे अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेब्ट्स। ठीक। अमाउंट विच इज नॉट recoverable, amount which is not recoverable from customer is called bad debts। ऐसा अमाउंट जो वसूल नहीं हो सकता है, ऐसा लोन या ऐसा कर्ज जो वसूल नहीं हो सकता है। चलो बैड डेब्ट्स में आ जाए। बैड डेब्ट्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बैड डेब्ट्स यहां पर लिख देते हैं हेडिंग में, द अमाउंट इसको हम लोग ड्यूज अमाउंट भी कह सकते हैं, which can't be recoverable from customers, which can't be recoverable from customers is called bad debts। Bad debts amount is benefit loss। बेनिफिट लॉस यानी बैड डेब्ट्स एक ऐसा लॉस है, कैश लॉस नहीं है। दो तरह के लॉस होते हैं। अब कहोगे सर इससे पहले भी आपने दो तरह का लॉस बताया था, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो ये जो मैं दो तरह का लॉस बता रहा हूं, एक होता है कैश लॉस जिसमें रुपया हमारा चला जाता है हमारे बिजनेस से, और एक होता है बेनिफिट लॉस, यानी ऐसा अमाउंट जो आने वाला था नहीं आया। ऐसा नहीं कि मेरे पॉकेट से कैश या मेरे बिजनेस से कैश चला गया इस लॉस में। जैसे चैरिटी दिया, ये एक प्रकार का लॉस है, तो कैश लॉस है या गुड्स लॉस है। लेकिन ऐसा भी लॉस होता है जो वसूल होने वाला अमाउंट, मेरा पैसा, मेरा अर्न किया हुआ पैसा, कमाया हुआ पैसा जो मेरे पास आना चाहिए था वो नहीं आया, यानी बैड डेब्ट्स जो है वो बेनिफिट लॉस है। रुपया वसूल होने वाला था लेकिन नहीं वसूल हो पाया।
जैसे मैंने किसी ग्राहक को उधार माल बेचा, मैंने किसी ग्राहक को उधार माल बेचा, तो जिस दिन मैं उधार माल बेचूंगा उस दिन उसके ऊपर उतना रुपया ड्यूज हो जाएगा, बकाया हो जाएगा। या किसी व्यक्ति को यदि मैंने कर्ज दिया तो जितना कर्ज दिया उस व्यक्ति के ऊपर मेरा उतना रुपया ड्यूज हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। और यदि वो कर्ज या वो बकाया राशि किसी कारणवश वसूल नहीं हो पाए, या मेरा ग्राहक दिवालिया हो गया इसके कारण से वसूल नहीं हो पाया, उसका बिजनेस फेल्योर्स हो गया जिस कारण से पैसा वसूल नहीं हो पाया, या उसकी मृत्यु हो गई जिस कारण से पैसा नहीं वसूल हो पाया, कारण कोई सा भी हो, यदि मेरा या मेरे व्यवसाय का बकाया रुपया जिन जिन लोगों के ऊपर बाकी है, यदि उसमें से कुछ डेटर या कुछ ग्राहक से पैसा वसूल नहीं होता है, मेरा अपना पैसा, बिजनेस का पैसा वसूल नहीं होता है, तो और वसूल होने का भविष्य में कोई आशा भी नहीं होती है, एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है कि वसूल हो जाएगा, तो ऐसी राशि, ऐसी बकाया राशि जिसके वसूल होने की कोई उम्मीद नहीं हो, कोई आशा नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, ऋण डूब गया, वसूल नहीं हो पाया। और बैड डेब्ट्स जो है वो एक प्रकार का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। किस तरह से जर्नल बनाएंगे? तो जितना रुपया डूबा है उतने रुपये से बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स में तो कैश नहीं जा रहा है, बैड डेब्ट्स में तो कैश नहीं जा रहा है, जो यहां पर हम कैश अकाउंट लिख दे, तो जिनके ऊपर बाकी था, जिनके ऊपर बाकी था, जिससे पैसा वसूल नहीं हो पाया है, हम उसके नाम को क्रेडिट करेंगे, यानी टू डेटर अकाउंट। डेटर का मतलब होता है देनदार, मीन्स जिनके ऊपर मेरा पैसा ड्यूज हो, टू डेटर। अब कहोगे सर आप ही ने तो कहा था कि नॉमिनल अकाउंट में नाम का यूज नहीं करते हैं। अरे ये भी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर यहां पर आपने नाम का यूज क्यों किया? मैंने यहां पर लिख दिया नॉट कैश लॉस। कैश लॉस नहीं है, बेनिफिट लॉस है। इसका मतलब है कि हम जिसको बेनिफिट पहुंचा चुके हैं, हमने आपको उधार माल बेचा था, सपोज रमेश को उधार माल बेचा। अब यहां पर क्यों मैंने डेटर का नाम लिखा है ये समझो। रमेश को 5,000 का माल उधार बेचा, तो रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश को मैंने डेबिट किया। इसका मतलब रमेश के ऊपर मेरा कितना रुपया ड्यूज हो गया? 5,000 ड्यूज हो गया। रमेश को मैंने डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि रमेश से हमें 5,000 पाना है। रमेश को डेबिट करने का मतलब रमेश से हमें 5,000 रुपया पाना है, ठीक। अब यही रमेश यदि दिवालिया हो जाता है किसी कारणवश, उसका बिजनेस फेल्योर्स हो जाता है, तो यही 5,000 रुपया रमेश से वसूल नहीं हो पा रहा है। तो जब रमेश को मैंने माल बेचा था, रमेश के ऊपर बाकी था, रमेश के ऊपर जब तक बाकी था तो रमेश को मैंने क्या करके रखा था? डेबिट, क्योंकि उसे पाना है। आज ये क्लियर हो गया कि रमेश से 5,000 रुपया वसूल होने वाला नहीं है, अब हमें रमेश देने वाला नहीं है, तो रमेश को डेबिट करने से क्या बेनिफिट? रमेश तब तक डेबिट रहेगा जब तक इससे उम्मीद रहेगी कि इससे 5,000 रुपया वसूलना है, और जब तक इससे नहीं पाए हुए रहेंगे तब तक डेबिट रहेगा। अब आज मैंने पाने की भी उम्मीद छोड़ दी रमेश से, तो जब तक रमेश को क्रेडिट नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? रमेश को डेबिट ही रहने दोगे तब तक तो ये पता रहेगा कि रमेश से अभी तक 5,000 रुपया पाना है, अभी तक ड्यूज है। लेकिन आज पता चल गया कि रमेश फेल्योर्स हो गया है, देने में नहीं दे सकता है, तो रमेश को तो क्रेडिट करना होगा, ताकि ये पता चलेगा कि अब रमेश से मांगना नहीं है, डूब गया रमेश के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर की जगह हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके यहाँ मेरा पैसा डूब गया है। क्लियर है? समझ में आई ये बात? नहीं, नाम रहेगा तो आपको नाम लिखना होगा, यहाँ पर डेटर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मेरे डेटर लिखने का मेन व्यू है कि यहाँ पर वैसे व्यक्ति का नाम लिखा जाए जिनके ऊपर मेरा पैसा ड्यूज है, बाकी है, ठीक है। जैसे रमेश के यहाँ 5,000 रुपया बाकी था, डूब गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। जी हाँ, बाकी था, डूब गया, तुम्हारे ऊपर बाकी था, वो पैसा डूबा, ठीक है। बेनिफिट लॉस का मतलब क्या? वसूल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपके ऊपर बाकी था तभी तो वसूल नहीं हुआ, ठीक। बकाया राशि यदि वसूल नहीं हो पाया वो बैड डेब्ट्स,
बकाया राशि वसूल नहीं हो पाए वो बैड डेब्ट्स। ठीक है, चलो अब बैड डेब्ट्स। कभी कभी क्या होता है इसी में, कभी कभी कुछ रुपया वसूल हो जाता है और कुछ डूब जाता है। जैसे रमेश के ऊपर जरा ध्यान दे, अब रमेश के ऊपर 5,000 रुपया ड्यूज था। कितना ड्यूज था? 5,000 रुपया ड्यूज था, बाकी था 2,000 रुपया पाया। रमेश owes ₹5,000 and only received ₹2,000 ड्यू टू इंसॉल्वेंट। रमेश के दिवालिया हो जाने के कारण रमेश के ऊपर कितना ड्यूज था? 5,000। टोटल ड्यूज था 5,000। रमेश दिवालिया हो गया और मात्र 2,000 रुपया कैश रिकवर हो पाया, 3,000 डूब गया। इसका कंपाउंड एंट्री कैसे बनाएंगे? सेम यही एंट्री बनेगा। यहां देखो, रमेश से कितना कैश वसूल हो पा रहा है? 2,000। कैश में 2,000। रमेश के यहाँ कितना डूब रहा है? 3,000। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट में 3,000। टू किसके यहाँ ड्यूज था? रमेश के यहाँ। टू रमेश 5,000 रुपीज। अब देखो, रमेश से नगद पाया, यहाँ दो अकाउंट है। रमेश से नगद पाया, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश जो हो गया वो रमेश से नगद पाने का एंट्री हो गया। और बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये रमेश के यहाँ रुपया डूबने का एंट्री हो गया। इसमें ये कंपाउंड एंट्री है। रमेश से नगद भी पा लिया 2,000 और रमेश के यहाँ 3,000 डूब भी गया। तो जब कंपाउंड वाली बात रहे, कुछ पा लेना और कुछ डूब लेना, तो कंपाउंड एंट्री कर लेंगे। सिर्फ डूबने वाली बात हो तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, और कुछ रुपया डूबना और कुछ वसूल होने वाली बात हो तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश कर लेंगे। ठीक है, चलो बैड डेब्ट्स भी खत्म। अब आगे आ जाएंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आप जिसको बैड डेब्ट्स मान चुके हो, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की मैं बात कर रहा हूं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब वसूली, बैड डेब्ट्स का मतलब डूबा हुआ रकम। आप जिस अमाउंट को बैड डेब्ट्स मान चुके हो, आप जिस अमाउंट को बैड डेब्ट्स मान करके लिख भी चुके हो, आपने अपने बुक में एंट्री कर चुका, बैड डेब्ट्स मान चुका, रुपया डूब चुका, ये आपने मान लिया और एंट्री भी कर दिया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक, और उस डेटर का भी नाम आपने क्रेडिट में डाल दिया जिसके यहाँ रुपया डूब गया है। लेकिन कभी कभी वो डूबा हुआ रुपया भी वसूल हो जाता है। हमारे उस ग्राहक के अंदर इंसानियत जागती है और यदि वो फिर से कमाना स्टार्ट कर देता है, फिर से अर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो कभी कभी उसकी इंसानियत जागती है और वो सोचता है कि मैंने जिसका रुपया डुबो दिया है, नहीं दे पाया है, आज मेरे पास पैसा है, वो पैसा मैं दे दूं। तो हम तो बैड डेब्ट्स मान चुके हैं, अब तो हमारा रमेश से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब माल बेचा था तो रमेश को डेबिट किया था और वही रुपया रमेश से वसूल नहीं हो पाया तो रमेश को मैंने क्रेडिट किया था। लेकिन रमेश डेबिट होकर के रमेश क्रेडिट हो गया, अब हमारा रमेश से कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब जो रुपया 2,000 रमेश के यहाँ कितना डूबा था? 3,000 रुपया डूबा था। यही 3,000 रुपया यदि वसूल हो जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो रुपया डूब चुका है, हम बैड डेब्ट्स मान चुके हैं, वो रुपया यदि कस्टमर से वसूल हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। द अमाउंट रिकवर्ड
ऐसे आप इसको लिख सकते हो, बैड डेब्ट्स अमाउंट, या अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एनी पर्सन। अब वो हमारे लिए डेटर नहीं है, अब वो हमारे लिए ग्राहक नहीं है। यहाँ पे मैं लिख सकता था फ्रॉम कस्टमर। अब मेरा कस्टमर कैसे रहा? जिस दिन मैंने माल बेचा उस दिन उसका नाम डेबिट कर दिया, जिस दिन डूब गया उसका नाम क्रेडिट कर दिया। अब उसके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अब वो मेरा कस्टमर नहीं रहा। अब डूबा हुआ रुपया यदि वसूल हो पाता है, इसका मतलब जिससे वसूल हो पाए वो मेरा कस्टमर नहीं है, वो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति होगा। तो जब बैड डेब्ट्स अमाउंट, डूबा हुआ धन, रिकवरेबल का मतलब वसूल होता है किसी भी व्यक्ति से, इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यानी ऐसा धन, ऐसा रुपया जो डूब जाता है और वो रुपया वसूल हो जाता है किसी भी व्यक्ति से, उसको हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। और ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है या इनकम है। क्या है? हमारे लिए इनकम है, आमदनी है। ठीक है, चलो ये मेरे लिए कैश बेनिफिट है। किस तरह का आमदनी है? कैश बेनिफिट है, इसको हम लोग कहेंगे कैश बेनिफिट। कैश बेनिफिट का मतलब रुपया में लाभ हो रहा है, डूबा हुआ रुपया वसूल हो गया। नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। डूबा हुआ रुपया वसूल होगा तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारे लिए बेनिफिट है, लाभ है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल से इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। किसी से भी रुपया वसूल होगा, किसी से भी रुपया वसूल होगा, इसको हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मानेंगे। यहाँ पर किसी कस्टमर का हम लोग नाम नहीं डालेंगे, किससे वसूल हुआ। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। राम से वसूल हो, मोहन से वसूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लें। चलो अब आ जाए हम लोग डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन पे हम लोग आ जाएं, समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या है। मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, मिटा देंगे। चलो डेप्रिसिएशन किसे कहोगे? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट या मूल्य ह्रास। घिसावट या मूल्य ह्रास। द वैल्यू ऑफ एसेट्स, द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज ड्यू टू एनी रीजन, due to any reason, for example time lapsation, utilization, blockage, market value effects, obsolescence। कोई भी रीजन से, किसी भी कारण से
यदि हमारे एसेट्स का, संपत्ति का वैल्यू घट जाता है किसी भी कारण से, जरा सुनेंगे, किसी भी कारण से यदि हमारे एसेट्स का वैल्यू, संपत्ति का मूल्य घट जाता है, वैल्यू घट जाता है, संपत्ति नहीं घटती है, संपत्ति का वैल्यू घट जाता है, तो इस तरह के रीजन को, इस तरह का मूल्य घटना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है, ह्रास या घिसावट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस समय में मोबाइल खरीदते हैं, यदि 20,000 रुपये का आपने मोबाइल खरीदा तो उस दिन आपके मोबाइल की कीमत 20,000 रुपया रहेगी। आप उस मोबाइल को 3 महीना यूज कर लेते हो तो क्या अभी भी आपका मोबाइल 20,000 का ही है? नहीं है, घटेगा। आपके मोबाइल की कीमत यदि बाजार मूल्य लगाया जाए, बाजार में बेचना चाहोगे, यदि किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी व्यक्ति को आप अपना वाला मोबाइल बेचना चाहोगे तो क्या आपने जितने में खरीदा था 20,000 में आप उतने ही में बेच सकोगे? नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल का यूज किया है, उपयोग किया है, और उपयोग करने के कारण उसके पार्ट्स पुर्जे घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं, है ना। तो यूज करने के कारण उसका वैल्यू घट गया, पार्ट्स पुर्जे जितने भी थे, वो मोबाइल पुराना हो गया, घिस गया, देखने में सही नहीं लग रहा है, नया में जैसा दिखने में लग रहा था पुराना में वैसा नहीं है, जिसके कारण से उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब मोबाइल 20,000 का मोबाइल 17,000 में बेच लो, और यदि उसको आप 6 महीना यूज कर लेते हो और तब बेचना चाहते हो तो 17 में भी नहीं बिकेगा, तब 15 में, 10 में, 12,000 रुपया में वो मोबाइल आप बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपने 6 महीना यूज कर लिया है। तो किसी भी वस्तु को, किसी भी एसेट्स को आप जितना यूज करोगे, उपयोग करोगे, उसमें घिसावटें आती हैं, उसके पार्ट्स पुर्जे, उसका वर्किंग लाइफ टाइम, यानी जितना दिन वो चलने वाला था उसमें 6 महीना कम गया। 6 महीना तो आपने यूज कर लिया, तो उसमें घिसावटें आती है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, जिसके कारण से वो पुरानी हो जाती है और बाजार में उसका वैल्यू पहले के जितना नहीं रह पाता, घट जाता है। ठीक, मैंने तो एक कारण बताया। दूसरा, समय बीतने के कारण। समय बीतने के कारण भी कुछ एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। जैसे आपने किसी का जमीन 5 वर्ष के लिए लीज पर लिया, पट्टे पर लिया, और उसको 50,000 दे दिया, यानी 50,000 रुपया दे करके आपने 50,000 रुपया दे करके आपने किसी का जमीन 5 साल के लिए लीज पर लिया, पट्टे पर लिया, सिर्फ उसका यूज कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। तो आज मैंने उस जमीन को लिया, तो आज के लिए वो एसेट्स मेरे लिए कितने का, वो जमीन कितने का, 50,000 की संपत्ति है। 1 साल जब बीत जाता है तो अब वो जमीन कितने का हो गया, अब वो लीज का वैल्यू मेरे लिए कितने का हो गया, 40,000 का। घटेगा ना। 5 साल में 50,000 रुपया दे करके 5 साल के लिए मैंने किसी जमीन को लिया, तो 5 से डिवाइड करो 50,000 में तो 10,000 है, यानी 1 साल के लीज के लिए आपने कितना रुपया चुकाया, 10,000। तो यदि आप 1 साल बिता दिए, जमीन का कोई यूज नहीं किया, ठीक है, तो आपने कितने रुपए के नुकसान में रहा, 10,000 का नुकसान में आप रहे। 1 साल बिताने के बाद अब वो जमीन कितने साल के लिए आपकी होगी, 4 साल के लिए। 1 साल तो आपने बिता दिया, ठीक, तो 4 साल का कीमत कितना, 40,000। फिर आपने 2 साल बिता दिया, अब वो जमीन आपके लिए कितने की रह गई, 30,000। आपने 3 साल लैप्स कर दिया, बिता दिया, अब वो जमीन कितने की रही, 20,000। आपने 1 साल और बिता दिया, मतलब चौथे साल भी आपने लैप्स कर दिया, वो जमीन आपकी कितने की रही, 10,000 की। और आपने 5वां साल भी बिता दिया, अब वो जमीन आपके लिए 0 रुपये का हो गया, क्योंकि वो जमीन जिसकी थी उसकी हो जाएगी। हमने तो 5 साल के लिए ही लीज पर लिया था ना। 5 साल यदि जमीन पर कोई काम करे या ना करे, वो जमीन को हम यूज कर सकते हैं। 5 साल जमीन को मैं यूं ही छोड़ दूं, या 5 साल में हम उस जमीन को यूज करें, मिट्टी खोद करके निकाले, या उस जमीन पर घर बना करके रहे, कुछ भी करे, 5 साल तक के लिए वो जमीन हमारी है। 6ठे साल वो जमीन फिर किसकी हो जाएगी, जिसकी थी उसकी हो जाएगी, फिर वो हमारे लिए एसेट्स रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ समय बीतने के साथ साथ उस जमीन का वैल्यू भी हमारे लिए घटता चला जा रहा है।
ठीक उसी तरह मैंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा कारण, चाहे वो समय बीतने के कारण हो, चाहे वो मैं यूज में लाने के कारण हो, चाहे टूटने फूटने के कारण, कोई एसेट्स आप खरीद करके लाते हो और टूट जाता है तो क्या उतने ही में बेच लोगे जितना में खरीद करके लाए थे? उसका वैल्यू घटेगा ना। ठीक। एब्सोलेंस, अप्रचलन में आने के कारण। अप्रचलन का मतलब क्या? मार्केट में उसका चलन बंद हो जाने के कारण। जिस समय में मोबाइल की शुरुआत हुई थी, मार्केट में मोबाइल लॉन्च हुआ था, उस समय में मोटोरोला का सेट था, उस समय में नोकिया का सेट था भारी भरकम, और उस समय में उसकी कीमत थी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया। ठीक है। और ब्लैक एंड वाइट सेट की कीमत थी। आज वही ब्लैक एंड वाइट सेट यदि बनाया जाए और उसकी कीमत 20,000 रुपया रखी जाए, वो बिकेगा? आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले नोकिया का भारी भरकम सेट, वेटेड सेट आता था, मोटोरोला का सेट आता था। एक सेट का वजन जो है 400 ग्राम होता था, 500 ग्राम होता था, 300 ग्राम होता था। अभी इसको तौल करके देखो, इस मोबाइल को 100 ग्राम होगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्या? लेकिन उस समय में उसका वजन 250 से 300 ग्राम होता था, उस सेट का वजन, और उसकी कीमत जो है 15,000, 20,000, 25,000 रुपया होती थी। और ब्लैक एंड वाइट सेट का कोई फीचर्स भी नहीं थे उसमें, फोटो वगैरह भी खींच नहीं सकते थे पहले। अभी तो फोटो वगैरह खींचने से लेकर के वीडियो तक हम लोग देख लेते हैं, मूवी तक देख लेते हैं, दुनिया का हर चीज़ कर लेते हैं मोबाइल पर। और ये सेट हम लोगों को 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 में मिल जाता है। तो हम क्यों खरीदेंगे वो सेट, पुराना वाला सेट? आज उसी सेट का यदि मैन्युफैक्चरिंग हो और उसकी कीमत 20,000 के बदले 10,000 भी रखा जाएगा तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। आज VCR, VCD को भी कोई खरीदने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका चलन बंद हो गया। आज वॉकमैन, हम लोगों के समय में गाना सुनने के लिए पहले वॉकमैन आती थी, रील वाला कैसेट रहता था, 2 बैटरी लगा करके पीछे ले करके हेडफोन या ईयरफोन लगा करके हम लोग सुनते थे, गाना सुनते थे। लेकिन आज वॉकमैन, उस समय में उसकी कीमत 1,000-1,200 रुपये थी। आज यदि 200 रुपया में भी वॉकमैन देगा नया तो हम नहीं परचेज करेंगे। क्यों नहीं परचेज करेंगे? क्योंकि आउट ऑफ मार्केट, एब्सोलेंस का मतलब क्या? अप्रचलन में आ गया, उसका चलन बंद हो गया, आउट ऑफ मार्केट हो गया, उसके कारण से भी वैल्यू घट गया। तो यदि किसी एसेट्स का वैल्यू, संपत्ति का वैल्यू किसी भी कारण से घट रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे, घिसावट कहेंगे। तो डेप्रिसिएशन को आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? द वैल्यू ऑफ एसेट्स, द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, घटना, डिक्रीज का मतलब घटना, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण से यदि एसेट्स का वैल्यू घटता है, वैल्यू घटता है, द वैल्यू डिक्रीज करता है। एक चीज समझ लो, किसी भी कारण से इज कॉल्ड क्या? डेप्रिसिएशन। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे, मूल्यह्रास बोलेंगे। कारण मैंने बता दिया, टाइम लैप्स होने के कारण, समय बीतने के कारण, अप्रचलन में आने के कारण, टूटने फूटने के कारण, यूज में लाने के कारण, ठीक है, या मार्केट वैल्यू घटने के कारण, कोई सा भी रीजन हो, यदि वैल्यू घट रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन। ठीक। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? लॉस है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? लॉस है। और ये कैश लॉस नहीं, डेप्रिसिएशन हमारे लिए कैश लॉस नहीं है। कैश लॉस का मतलब नगद हानि नहीं है। डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जाता है। डेप्रिसिएशन जो लॉस है, इस लॉस में हमारे फर्म से पैसा नहीं जाता है, बल्कि हमारे एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, संपत्ति का मूल्य घट जाता है, पैसा नहीं जाता है। इसकी कीमत 50 रुपया थी, हमने यूज में लाया, अब इसकी कीमत 20 रुपया हो गई। हमारा पैसा नहीं गया, बल्कि इसकी कीमत घट गई, हमारे संपत्ति का वैल्यू घट जाता है। इसलिए डेप्रिसिएशन लॉस तो है बट कैश लॉस नहीं है। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐसा लॉस है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। डेप्रिसिएशन लॉस है, बस फीलिंग कर सकते हैं कि हमारे एसेट्स का वैल्यू, मार्केट वैल्यू घट गया है। चलो, नॉमिनल अकाउंट के रूल से
जब भी डेप्रिसिएशन हो तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे, बोला जाएगा 10% डेप्रिसिएशन काटे, 20% डेप्रिसिएशन काटे, तो जितने का एसेट्स रहेगा, अब जैसे 10,000 का फर्नीचर उस पर 10% डेप्रिसिएशन काटना है, तो 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मत करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता है। जी हाँ, डेप्रिसिएशन में एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू उस एसेट्स का नाम लिखे यहाँ पर जिस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन हुआ है, जिस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक, कोई डाउट? जी हाँ, जैसे प्लांट पर डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, एसेट्स का नाम लिखिए। अच्छा, एप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने एप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, एप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, और मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिसका मूल्य घटता नहीं है, जिसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। और अपवाद में है कि लैंड का मतलब हो गया जमीन। जमीन हमारे लिए ऐसी संपत्ति, ऐसा एसेट्स है जिसका मूल्य घटता नहीं, जिसका मूल्य बढ़ता ही चला जाता है। इसको हम लोग कहेंगे एप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि। ठीक है, और एप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? एप्रिसिएशन तो हमारे लिए लॉस नहीं है, एप्रिसिएशन हमारे लिए क्या? गेन है। गेन का मतलब मूल्य वृद्धि, मूल्य बढ़ा, हमारे लिए लाभ है। तो एप्रिसिएशन का हम लोग एंट्री करेंगे। एप्रिसिएशन में कैश नहीं आता है, बल्कि हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमारे एसेट्स का वैल्यू घटता है, तो एप्रिसिएशन में हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पर एसेट्स क्रेडिट है, तो यहाँ पर एसेट्स डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन डेबिट है तो एप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये जो 4 टॉपिक रह गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से समझाना है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है ये भी मैं बताऊंगा। तो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास के लिए रहने दो। ठीक है, फिलहाल इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, किसका? एप्रिसिएशन का। थोड़ा अपोजिट डेप्रिसिएशन कर लो, मतलब अपोजिट कर लो ना। द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, है ना, इंक्रीज ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। इतना लिख सकते हो।